गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड क्या है? देखिए, आर्कटिक रीजन के ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत फोकस करती हैं, क्योंकि आर्कटिक रीजन में प्रॉब्लम क्या है, वहाँ की जो आइस शीट्स हैं वो पिघल रही हैं, जिसकी वजह से एक बुरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ के ऊपर। और आर्कटिक रीजन के ऊपर अगर कोई नुकसान होता है तो उसका ऑल ओवर इम्पैक्ट हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। तो आज हम आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे, आर्कटिक रीजन की भी बात करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड है क्या? बेसिकली जब स्कूल में बच्चों का हम रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछली क्लास के मुकाबले, तो उसी तरह से आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में हम आर्कटिक रीजन की परफॉर्मेंस देखते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में और कितना नुकसान आर्कटिक रीजन को पहुंचा है या कितनी इंप्रूवमेंट और ज़्यादा हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत होती है 2006 से ही, जिसमें हमें रिलायबल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस समय आर्कटिक का जो एनवायरमेंटल सिस्टम है वो कैसा है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुकाबले, यानी कि पिछले सालों के मुकाबले अभी का जो इसका एनवायरमेंटल सिस्टम है वो कैसा है। सो इट इज़ ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस इन द आर्कटिक। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की जो एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं आर्कटिक रीजन में वो कैसे हैं। तो ये होता है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं आर्कटिक रीजन के बारे में। देखिए, आर्कटिक जो है वो पृथ्वी का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है अर्थ का, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय वेयरिंग स्नो एंड आइस कवर, और सारा साल वहाँ पे हमें आइस कवर देखने को मिलता है। अब यही जो स्नो है, आइस कवर है, ये पिघल रहे हैं, इनकी वजह से फिर फ्लड्स आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ पे जो रहने वाली कम्युनिटीज़ है उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो आर्कटिक ओशंस एंड इसके पार्ट्स जो हैं वो हैं अलास्का आता है, कनाडा आता है, ग्रीनलैंड आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, ये सारे आर्कटिक रीजन में आ जाते हैं। सो दिस रीजन इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्टिंग इट्स इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे रहने वाली जो स्पीशीज हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है, वहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो अब हम की हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। तो सबसे पहला हमारे पास आता है रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर। देखिए, ऐसे रीजन में जहाँ पे ठंड रहती है वहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। 2023 जो है वो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट समर हमें देखने को मिला है आर्कटिक रीजन में, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फास्टर दैन द ग्लोबल एवरेज सिंस 1979। अगर 1979 से हम मुकाबला करें तो 4 गुना ज़्यादा 2023 में हमें वार्मेस्ट समर देखने को मिला है आर्कटिक रीजन में। सो दिस ईयर रैंक्ड एज द 6th वार्मेस्ट इन द आर्कटिक सिंस 1900। तो ये राइजिंग टेम्परेचर की एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइजिंग टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, वाइल्ड फायर, सी आइस डिक्लाइन होते हैं, सीवियर फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, सी लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है सोरिंग टेम्परेचर की वजह से। सोरिंग टेम्परेचर मीन्स बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर होता है। सो दीज इवेंट्स डायरेक्टली अफेक्टेड इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, देखिए हमारे यहाँ भी इंडिया में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तो हम सब बीमार हो जाते हैं, खांसी जुकाम हमें शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे एकदम से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सोरिंग टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ और कल्चर प्रैक्टिसेस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं थाइंग ऑफ सब सी परमाफ्रॉस्ट। अब देखिए, जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं, ठीक है, जो सब सी में होते हैं, अब वो भी पिघल रहे हैं। वो जब नीचे से पिघलेंगे तो वहाँ पे एक जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। ओशन जो एसिडिफिकेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जब ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो वहाँ पे रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। सो विद कंसर्न अबाउट द अननोन एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ रिलीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद हम बात कर देते हैं फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू द सैल्मन डिक्लाइन। देखिए, वेस्टर्न अलास्का जो है एक्सपीरियंस्ड ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन चिनूक एंड सम सैल्मन पॉपुलेशंस इंपैक्टिंग द इंडिजिनस कम्युनिटी। सो दिस डिक्लाइन हैज़ कल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है वाइल्ड फायर इन आर्कटिक रीजन्स। आर्कटिक रीजन्स में हमें वाइल्ड फायर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कनाडा है, कनाडा का एग्जाम्पल हम लेते हैं, वहाँ पे हमें वर्स्ट वाइल्ड फायर देखने को मिला है, अफेक्टिंग 40% ऑफ इट्स आर्कटिक एंड नॉर्दर्न लैंड मास। तो 40% आर्कटिक एंड नॉर्दर्न लैंड मास जो है उसको प्रभावित किया है इन वाइल्ड फायर्स ने। हाई टेम्परेचर हो जाता है, ड्राई कंडीशंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक्सटेंसिव बर्निंग देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लेशियर थिनिंग एंड फ्लडिंग। देखिए, ये जो है ना मेंडेन हॉल ग्लेशियर, ये एक तरह से आइस शीट हुआ करती थी, अब ये एक लेक की तरह बन गया हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आना शुरू हो चुके हैं राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। सो द राइजिंग टेम्परेचर्स कॉज्ड ड्रामेटिक थिनिंग ऑफ द मेंडेन हॉल
ग्लेशियर इन अलास्का रिजल्टिंग इन द एनुअल फ्लड्स। तो आज हमने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड और आर्कटिक रीजन के बारे में बात की कि वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज है वो किस तरह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, स्पीशीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इनडायरेक्टली भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज का। तो आज हमने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड और आर्कटिक रीजन के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।